स्वागत है माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में। आज की ये कहानी किसी की जीत या हार की नहीं है, बल्कि उस छुपे हुए एहसास की है जो हम सबके अंदर कहीं दबा पड़ा है। बारिश की वो शाम मुझे आज भी याद है, जब मैं अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़ा बाहर की सड़कों पर भागती भीड़ को देख रहा था। मेरा नाम अर्जुन है, उम्र लगभग 28 साल, और जिंदगी में सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा एक आम इंसान की लाइफ में चलता है। बिजी, थका हुआ और थोड़ा डरा हुआ। मुझे हमेशा लगता था कि बस एक बार ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, बस एक बार ये मुश्किल वक्त निकल जाए, फिर सुकून मिलेगा। हम सब यही तो सोचते हैं ना, कि बस अगली लहर पार कर ले, फिर समंदर शांत हो जाएगा। पर उस शाम जब मैं पास के एक पुराने पार्क में बैठा अपनी थकान मिटा रहा था, मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई। उनका नाम जस्टिन था। वे ज्यादा बात नहीं करते थे, पर जब बोलते थे तो लगता था जैसे बरसों की उलझन एक पल में सुलझ रही हो। मैंने उनसे अपनी वही पुरानी शिकायत की कि यार, ये प्रेशर कभी खत्म क्यों नहीं होता? हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं बस डूबने से बच रहा हूं? उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और एक ऐसी बात कही जो शायद इस सफर की शुरुआत थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, हम अक्सर उन शांत लहरों का इंतजार करते हैं जो अब कभी वापस नहीं आने वाली। आज का दौर शांत समंदर का नहीं, बल्कि उन 40 फीट ऊंची लहरों का है जो लगातार उठती रहेंगी। अगर तुम इस इंतजार में हो कि समंदर थमेगा तब तुम तैरना सीखोगे, तो तुम कभी पार नहीं लग पाओगे। तुम्हें इन लहरों के बीच ही अपना घर बनाना होगा। असल लीडरशिप का मतलब सिर्फ दूसरों को रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि अपने और दूसरों के अंदर छिपे उस पोटेंशियल को बाहर लाना है जो सिर्फ भारी दबाव या प्रेशर में ही निखर कर आता है। मैंने जस्टिन की बात सुनी तो मन में एक अजीब सी हलचल हुई। मुझे याद आने लगा कि कैसे ऑफिस में जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती, मैं बस ये सोचता कि ये टल जाए। पर जस्टिन ने मुझे एक अलग नजरिया दिया। उन्होंने बताया कि हमारे अंदर सिर्फ एक मैं नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर एक पूरी कमिटी ऑफ सेल्व्स बैठी होती है। कभी उस कमेटी में एक बहुत बहादुर इंसान खड़ा हो जाता है, तो कभी एक बहुत ही डरा हुआ और आलसी शख्स। हम अपनी जिंदगी में क्या बनते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हम उस वक्त अपनी कमेटी के किस हिस्से को बोलने का मौका देते हैं। उन्होंने पीटर ड्रकर और जैक वेल्च जैसे महान लोगों का जिक्र करते हुए समझाया कि वे भी कोई भगवान नहीं थे। उनसे भी गलतियां हुई, वे भी कभी कभी गलत साबित हुए, पर उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वे जानते थे कि महानता किसी एक सही फैसले में नहीं, बल्कि बार बार गिरने के बाद उठने और खुद को बेहतर बनाने के उस जुनून में है। मुझे उनकी बातें सुनकर अपने बचपन की एक बात याद आ गई। मेरी मां हमेशा कहती थी कि बेटा, अपनी पूरी काबिलियत को पहचानो। पर तब मुझे लगता था कि काबिलियत का मतलब सिर्फ अच्छे ग्रेड्स लाना है। पर अब समझ आ रहा था कि पोटेंशियल का मतलब है अपनी सीमाओं को लगातार धक्का देना, वहां तक जाना जहां तक तुम सोच भी नहीं सकते थे। उस रात मैं घर लौटा परसों नहीं पाया। मेरे दिमाग में बार बार वो पोटेंशियल शब्द गूंज रहा था। अगले दिन ऑफिस में एक मीटिंग थी। हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन संकट खड़ा हो गया था। 70% माल अटक गया था और प्रॉफिट गिरने के आसार थे। पूरी टीम के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। आमतौर पर मैं भी शायद डर जाता या किसी और पर इल्जाम लगा देता, पर मैंने जस्टिन की वो बात याद की, रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। उन्होंने कहा था कि सच्चा लीडर वो नहीं है जो ये कहे कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि उसे पता है कि सब खराब है, बल्कि सच्चा लीडर वो है जो कड़वी सच्चाई को आंखों में आंखें डालकर देखता है, उसे स्वीकार करता है, पर फिर भी ये भरोसा रखता है कि हम इसे बदल सकते हैं। मैंने अपनी डायरी खोली और उन सारी मुश्किलों को एक एक करके लिखना शुरू किया जो हमें बर्बाद कर सकती थी। जब मैं वो लिस्ट देख रहा था, मुझे लगा कि हाँ, खतरा असली है, पर साथ ही मुझे अपनी कमेटी के उस हिस्से की आवाज सुनाई दी जो चुनौतियों को सुलझाना चाहता था। मैंने अपनी टीम से कहा कि देखो,
हालात खराब है, शायद हम बहुत कुछ खो भी दें, पर क्या हम यही रुक जाएं? या फिर हम ये देखें कि इस मुश्किल ने हमें कुछ नया सीखने का क्या मौका दिया है? तभी मुझे एहसास हुआ कि प्रेशर सिर्फ हमें तोड़ता नहीं है, वो हमें तराशता भी है। जैसे एक हीरा बिना दबाव के कोयला ही रह जाता है, वैसे ही हम भी बिना संघर्ष के साधारण ही रह जाते। जस्टिन ने मुझे समझाया था कि हमें बेटर अंडर प्रेशर होने के लिए 3 खास चीजों की जरूरत होती है। पहली थी रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म, यानी बिना खुद को धोखा दिए अपनी काबिलियत पर भरोसा करना। अक्सर हम या तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं या फिर इतने ज्यादा पॉजिटिव कि सच को देख ही नहीं पाते। दोनों ही खतरनाक है। मुझे याद आया कि कैसे एक बार मेरे एक दोस्त ने अपनी कंपनी में बहुत बड़ी गड़बड़ होने के बावजूद मुस्कुराते हुए कहा था कि सब बढ़िया है, और अंत में उसकी कंपनी बंद हो गई। वो ऑप्टिमिज्म नहीं था, वो हकीकत से भागना था। असली ताकत इसमें है कि तुम ये मान सको कि हाँ, मैं यहां कमजोर हूं या मुझसे ये गलती हुई है। दिन बीतते गए और मैं अपनी टीम के साथ उन मुश्किलों से लड़ने लगा। मैंने महसूस किया कि जब मैं अपनी कमियों के बारे में खुलकर बात करने लगा तो मेरी टीम भी ज्यादा ईमानदार हो गई। हम अब एक दूसरे से झूठ नहीं बोल रहे थे। ये एक अजीब सी राहत थी। जस्टिन ने इसे ह्यूमिलिटी या विनम्रता कहा था। उन्होंने बताया कि जब एक लीडर अपनी इंसानियत को सबके सामने रखता है, अपनी गलतियों को मानता है, तो वो कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बन जाता है। लोग उससे जुड़ने लगते हैं। मुझे साउथ वेस्ट एयरलाइंस के हर्ब केलेहर की वो बात याद आई जो जस्टिन ने बताई थी कि जब तुम खुद पर हंसना सीख जाते हो और अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम एक सच्चे लीडर बनते हो, क्योंकि तब तुम दूसरों को भी ये मौका देते हो कि वे अपनी गलतियों से डरे नहीं बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ें। एक दोपहर जब काम का बोझ बहुत ज्यादा था, मैंने खिड़की से बाहर देखा। मुझे वो मोबाइल और छोटे बच्चे वाली कहानी याद आई जो पियाजे ने सुनाई थी। कैसे एक छोटा बच्चा जब पहली बार अपने पैर से उस खिलौने को हिलाना सीखता है तो उसे कितनी खुशी होती है। वो खुशी खिलौने की नहीं थी, वो खुशी थी मास्टरी की, अपनी काबिलियत को बढ़ाने की। हम बड़े होकर शायद ये भूल जाते हैं। हम बस आराम ढूंढने लगते हैं। हमें लगता है कि सोफे पर बैठकर टीवी देखना ही सुकून है, पर असल में सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब हम किसी मुश्किल काम को अपनी मेहनत से पूरा करते हैं। आत्मसम्मान या सेल्फ एस्टीम बाहर से नहीं आती, वो तो अंदर से पैदा होती है जब हम जानते हैं कि हमने कुछ सार्थक किया है। मेरे अंदर का डर धीरे धीरे कम होने लगा था। अब जब भी कोई मुश्किल ईमेल आता या कोई क्लाइंट चिल्लाता, मैं उसे अपनी हार की तरह नहीं देखता। मैं उसे उस मोबाइल की तरह देखता जिसे मुझे अपने दिमाग और मेहनत से हिलाना था। मैंने अपनी टीम के साथ वो वर्चुअस साइकिल शुरू किया जहां हम हर छोटी जीत का जश्न मनाते और हर हार से एक सबक लेते। मुझे समझ आ गया था कि जिंदगी कोई मंजिल नहीं है जिसे पाकर बैठ जाना है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाला सफर है जहां हर कदम पर हमें खुद को और बेहतर बनाना है। जस्टिन की एक बात मेरे दिल में बैठ गई थी कि इंसान का पोटेंशियल कभी खत्म नहीं होता। वो तो एक बहती हुई नदी की तरह है, बस हमें उसे सही दिशा देनी आनी चाहिए। रास्ते में मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले जो अपनी हार का इल्जाम दूसरों पर लगा रहे थे। कुछ को लगता था कि उनकी किस्मत खराब है, तो कुछ को लगता था कि उनका बॉस बेकार है। मैंने खुद भी कभी ऐसा ही सोचा था, पर अब मुझे सेंस ऑफ एजेंसी का मतलब समझ आ रहा था। इसका मतलब है ये मानना कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी ये मेरा फैसला है। ये ताकत का एहसास अद्भुत था। जब आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं तो अचानक आपके हाथ में अपनी जिंदगी की कमान आ जाती है। अब आप पीड़ित नहीं हैं, आप एक योद्धा हैं। मैंने ऑफिस में देखा कि कुछ लोग वाकई बहुत प्रतिभावान थे, पर वे कभी अपनी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि वे हमेशा सुरक्षित रहना चाहते थे।
वे उस नेगेटिविटी बायस के शिकार थे जो हमें खतरे से बचने के लिए कहती है। पर जस्टिन ने सिखाया था कि अगर तुम सिर्फ खतरे से बचते रहोगे तो तुम कभी ऊंचाइयों को नहीं छू पाओगे। हमें उस डर को अपना दोस्त बनाना होगा। डर हमें सचेत करता है, पर उसे हमें रोकने का हक नहीं देना चाहिए। जैसे एक स्केटर तब तक महान नहीं बन सकता जब तक वो गिरने से डरना बंद न कर दे, वैसे ही एक लीडर तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो असफल होने के जोखिम को गले न लगा ले। ये सारी बातें मेरे लिए सिर्फ शब्द नहीं रह गई थी, ये मेरे जीने का तरीका बन रही थी। मुझे लग रहा था कि जैसे सालों से जमी धूल अब साफ हो रही है। मैं अब हर रोज सुबह इस उम्मीद में नहीं उठता था कि आज का दिन आसान होगा, बल्कि इस यकीन के साथ उठता था कि चाहे आज कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, मेरे पास उसे सुलझाने की ताकत है। मैंने अपनी टीम की आंखों में भी वो चमक देखी। हम अब सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, हम खुद को गढ़ रहे थे। इस सफर ने मुझे सिखाया कि असली सुकून वहां नहीं है जहां कोई शोर न हो, बल्कि वहां है जहां शोर के बीच भी आपके मन में शांति और स्पष्टता हो। पर अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे और भी कई पड़ाव थे, कई ऐसी परतें थी जिन्हें खोलना बाकी था। क्या मैं उस बड़े मकसद के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर पाऊंगा? क्या मैं उस अराजकता के बीच व्यवस्था ढूंढ पाऊंगा जो अभी आनी बाकी थी? ये सवाल मेरे सामने खड़े थे और मुझे पता था कि इनके जवाब मुझे किसी किताब में नहीं, बल्कि अपने ही अनुभवों में मिलेंगे। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस उस बदलाव की पहली आहट है जो मेरे अंदर शुरू हो चुका था। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी था। बहुत से ऐसे मोड़ आने वाले थे जहां मेरी इस नई सोच की परीक्षा होनी थी। पर एक बात तय थी, मैं अब पहले वाला अर्जुन नहीं रहने वाला था। हो सकता है कि आप भी इस वक्त किसी न किसी दबाव को महसूस कर रहे हों। शायद आपको भी लग रहा हो कि समंदर बहुत अशांत है, पर याद रखिएगा, लहरें कभी नहीं रुकेंगी। रुकना तो आपको सीखना है, उस तूफान के बीच भी मुस्कुराते हुए। अपने अंदर की उस कमेटी को जगाइए जो हार मानने को तैयार नहीं है। देखिए कि आपके अंदर क्या क्या छुपा है जो अब तक बाहर नहीं आया। ये सफर लंबा है, पर यकीन मानिए, इसके हर मोड़ पर एक नई खोज आपका इंतजार कर रही है। बस अपनी नजरें साफ रखिए और अपने कदम बढ़ाते रहिए। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस दूसरे पड़ाव में आपका स्वागत है। उस रात की बारिश थम चुकी थी, पर मेरे मन के अंदर विचारों का एक नया सैलाब उमड़ रहा था। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो माहौल में एक अजीब सी भारीपन थी। हमारी टीम का एक बहुत ही होनहार लड़का, जिसे हम सब स्टार परफॉर्मर मानते थे, उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। एक क्लाइंट की रिपोर्ट में डेटा गलत चला गया था और कंपनी की साख दांव पर लगी थी। चारों तरफ चर्चा हो रही थी। कोई कह रहा था कि उसे निकाल देना चाहिए, तो कोई कह रहा था कि किस्मत ही खराब है। मैंने दूर खड़ा होकर ये सब देखा और मुझे जस्टिन की वो बात याद आई कि कैसे अक्सर लोग मुश्किलों के वक्त सच्चाई से मुंह फेर लेते हैं, या तो वे सब ठीक है का नाटक करते हैं, जिसे जस्टिन इम्पर्वियस ऑप्टिमिज्म कहते थे, जो एक लीडर के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये हमें उन कड़वे तथ्यों को देखने से रोकता है जो हमारे सामने खड़े होते हैं, या फिर वे पूरी तरह नकारात्मकता में डूब जाते हैं। मैंने अपनी मेज पर बैठकर ठंडे दिमाग से सोचा कि यहां रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होगा। इसका मतलब यह नहीं था कि मैं उस लड़के की गलती पर पर्दा डाल दूं, बल्कि इसका मतलब था उन एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस को पूरी गहराई से समझना और यह मानना कि इस गड़बड़ को ठीक करने की ताकत हमारे ही पास है। शाम को मेरी मुलाकात फिर जस्टिन से हुई, एक छोटे से कैफे में जहां कॉफी की खुशबू के बीच पुरानी लकड़ी की मेजों पर बैठकर बातें करना बड़ा सुकून देता था। मैंने उन्हें ऑफिस के उस वाकये के बारे में बताया। उन्होंने अपनी कॉफी का घूंट भरा और बोले, अर्जुन, जानते हो सबसे मुश्किल क्या होता है? अपनी हार को गले लगाना। हम इंसानी तौर पर ऐसे बने हैं कि हम नकारात्मक चीजों से बचना चाहते हैं, पर असल में एक लीडर का काम ही है
उन अंधेरों में टॉर्च लेकर जाना जहां कोई और नहीं जाना चाहता। उन्होंने बताया कि एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस का मतलब सिर्फ बाहर के हालात नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकना भी है। एक सच्चा लीडर अपनी गलतियों को सबके सामने रखने से नहीं डरता। उन्होंने मुझे एमजन के सीईओ केविन शेरर की कहानी सुनाई, जिन्होंने अपने ऑफिस की दीवार पर जनरल कस्टर की तस्वीर लगा रखी थी ताकि उन्हें हमेशा अपनी सीमाओं की याद रहे और वे कभी अहंकार या ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार न हो। केविन मानते थे कि अगर एक सीईओ खुद को एक स्टूडेंट या आजीवन सीखने वाला नहीं समझता तो वो आज की इस उलझी हुई दुनिया में टिक नहीं पाएगा। जस्टिन की इन बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मैं भी अपनी टीम के सामने एक ऐसी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो परफेक्ट है। उन्होंने बड़ी सादगी से समझाया कि ह्यूमैनिटी का मतलब ये नहीं है कि आप नरम या कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप इतने साहसी हैं कि आप अपनी ह्यूमैनिटी को सबके सामने रख सकें और अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी टीम में एक इलास्टिसिटी या लचीलापन आता है जो किसी भी संकट को झेलने की ताकत रखता है। उन्होंने मुझे एक बड़ा गहरा फर्क समझाया, फ्रस्ट्रेशन और शेम के बीच का फर्क। जब हम फेल होते हैं तो निराशा होना स्वाभाविक है और ये हमें बेहतर करने के लिए उकसाती भी है, पर शेम या शर्मिंदगी हमें अंदर से तोड़ देती है और हम सच से भागने लगते हैं। एक अच्छा लीडर जानता है कि कैसे अपनी भावनाओं को चैनल करना है ताकि वे रास्ते का रोड़ा न बने, बल्कि आगे बढ़ने का ईंधन बने। अगले दिन मैंने अपनी टीम की एक मीटिंग बुलाई। मैंने किसी पर चिल्लाने या किसी को दोषी ठहराने के बजाय अपनी एक पुरानी गलती के बारे में बात की। मैंने बताया कि कैसे कुछ साल पहले मैंने भी एक रिपोर्ट गलत सबमिट की थी और उस वक्त मुझे कितनी घबराहट हुई थी। जैसे ही मैंने अपनी वो वल्नरेबिलिटी साझा की, कमरे का तनाव अचानक कम हो गया। उस लड़के ने, जिससे गलती हुई थी, अपनी नजरें उठाईं और पहली बार उसने खुलकर बताया कि उससे चूक कहाँ हुई। हम अब एक वेगन ट्रेन की तरह थे, जैसा कि केविन शेरर ने कल्पना की थी। एक ऐसा काफिला जो किसी अनजान रास्ते पर बध रहा है, जहां कल क्या होगा किसी को नहीं पता, पर सबको एक दूसरे पर और अपने लीडर पर पूरा भरोसा है। हमें उस एक्चुअल रियलिटी को गले लगाना था, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों न हो। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मुझे सेंस ऑफ एजेंसी का असली अर्थ समझ आया। जस्टिन ने सिखाया था कि हम अक्सर बाहरी चीजों को दोष देते हैं, मार्केट खराब है, किस्मत साथ नहीं दे रही या टीम बेकार है, पर सेंस ऑफ एजेंसी का मतलब है ये मानना कि चाहे आंधी कितनी भी तेज हो, जहाज का पतवार मेरे हाथ में है। मुझे याद आया कि कैसे शेवरॉन के सीईओ डेव ऑरेली ने एक हड़ताल के दौरान खुद अपनी गाड़ी से उतरकर उन लोगों से बात की थी जिनसे हर कोई डर रहा था। उन्होंने कन्वेंशनल तरीकों को छोड़कर अपनी काबिलियत पर भरोसा किया कि वे संवाद से रास्ता निकाल सकते हैं। यही तो है अपनी दुनिया का कंट्रोल वापस लेना। मैंने अपनी टीम को साफ कर दिया कि बजट और लक्ष्य कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये हमारा खुद से किया गया एक वादा है जिसे हमें निभाना है। जब आप लोगों को अकाउंटेबिलिटी और आजादी दोनों देते हैं तो उनका काम करने का जज्बा ही बदल जाता है। जस्टिन ने मुझे एक और कमाल की बात बताई, पीटर ड्रकर के उस सवाल के बारे में जो वे अक्सर लीडर से पूछते थे कि क्या तुम्हारी टीम के अंडर परफॉर्मर्स पहले से ही ऐसे थे या तुम्हारे साथ काम करते हुए ऐसे बने हैं। ये सवाल एक बिजली के झटके की तरह था। मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरी टीम फेल हो रही है तो कहीं ना कहीं मेरी लीडरशिप में भी कोई कमी है। मुझे अपनी टीम को यह महसूस कराना था कि वे सिर्फ कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि इस मिशन का हिस्सा है। हमने मैट्रिक्स और फीडबैक को सिर्फ डराने का जरिया नहीं, बल्कि एक स्कोर कार्ड की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के गॉर्डन बेथ्यू ने किया था। जब हर इंसान को पता होता है कि उसकी मेहनत का क्या नतीजा निकल रहा है, तो काम बोझ नहीं, एक खेल बन जाता है जिसमें हर कोई जीतना चाहता है। धीरे धीरे ऑफिस का वो संकट सुलझने लगा।
पर इस बार हम सिर्फ एक समस्या का हल नहीं निकाल रहे थे, बल्कि हम एक नई संस्कृति गढ़ रहे थे जहां प्रेशर हमें डराता नहीं था। मैंने महसूस किया कि रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार सीख कर बैठ जाएं, बल्कि ये एक मेंटल हैबिट है जिसे रोज दोहराना पड़ता है। हमें उन अवॉइडेंस बिहेवियर्स को पहचानना होता है जो हमें मुश्किल कामों को टालने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे वो फिगर स्केटर्स जो सिर्फ वही करतब दोहराते हैं जो उन्हें अच्छे से आते हैं और उन जंप से बचते हैं जिनमें गिरने का डर होता है। पर असली सुधार तो वही छिपा है जहां सबसे ज्यादा दर्द और डर है। रात को जब मैं घर लौटा तो मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। वो कमिटी ऑफ सेल्व्स अब आपस में लड़ नहीं रही थी। अब मेरे अंदर का वो मैं जो कल से डरता था, वो उस मैं के साथ मिलकर काम करने को तैयार था, जो चुनौतियों को सुलझाना चाहता था। मुझे समझ आ रहा था कि पोटेंशियल सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक फ्लाईव्हील की तरह है जिसे एक बार धक्का दे दिया जाए तो वो अपनी गति खुद बना लेता है। पर अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी। क्या मैं इस सेंस ऑफ एजेंसी को और भी बड़े मकसद के साथ जोड़ पाऊंगा? क्या मैं अपने व्यक्तिगत हितों को पीछे छोड़कर उस हायर पर्पस के लिए समर्पित हो पाऊंगा जिसके बारे में जस्टिन अक्सर इशारा करते थे? कॉफी की वो आखिरी बूंद खत्म करते हुए जस्टिन ने कहा था, अर्जुन, अभी तुमने सिर्फ अपनी आंखों से धूल साफ की है, पर अब तुम्हें उस धूल भरे रास्ते पर चलना सीखना होगा। और उस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं, बल्कि उनका स्वामी बनना पड़ेगा। तुम्हें यह सीखना होगा कि कैसे उस केओस या अराजकता के बीच व्यवस्था और शांति ढूंढनी है जिसे दुनिया एक आपदा समझती है। मुझे पता था कि अगला पड़ाव और भी मुश्किल होने वाला है, पर अब मेरे पास वो नजरिया था जो मुझे डूबने नहीं देगा। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक का ये सफर अभी जारी है। क्या अर्जुन उस सबसर्वियंस टू पर्पस को हासिल कर पाएगा जो एक महान लीडर की असली पहचान होती है? क्या वो अपनी भावनाओं के उफान को संभाल पाएगा? ये सब हम अगले हिस्से में जानेंगे, पर फिलहाल उस खामोशी को महसूस कीजिए जो एक नई समझ के साथ आती है। आज सुबह जब मैं ऑफिस की कॉफी मशीन के पास खड़ा था तो मुझे महसूस हुआ कि पिछले कुछ दिनों में चीजें कितनी बदल गई है। मेरी टीम अब सिर्फ काम नहीं कर रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हम सब एक ही धुन में बंध गए हों। पर तभी मेरी नजर ऑफिस के दूसरे कोने में पड़ी, जहां वरुण और प्रिया आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। वरुण सेल्स का काम संभालते हैं और प्रिया ऑपरेशंस की हेड है, और पिछले कुछ महीनों से इन दोनों के बीच की अनबन बढ़ती ही जा रही थी। मैं इनके पास जाने ही वाला था कि तभी मुझे लगा कि कहीं मैं भी उस क्रेग जैसा तो नहीं बन रहा हूं जिसके बारे में मैंने सुना था। क्रेग एक ऐसा लीडर था जो सबको बहुत पसंद था, पर वो कॉन्फ्लिक्ट या आपसी झगड़ों से इतना डरता था कि उन्हें सुलझाने के बजाय अनदेखा कर देता था। नतीजा ये हुआ कि उसकी कंपनी के 2 बड़े विभाग आपस में लड़ते रहे और कंपनी का भारी नुकसान हो गया। मुझे समझ आ गया कि सिर्फ नाइस होना काफी नहीं है, क्योंकि असली लीडरशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सबसर्वियंस टू पर्पस। शाम को मैं फिर जस्टिन से मिलने एक शांत झील के किनारे पहुंचा, जहां ढलते सूरज की रोशनी पानी पर एक सुनहरी चादर बिछा रही थी। मैंने उनसे वरुण और प्रिया के झगड़े के बारे में बात की और अपनी हिचकिचाहट भी बताई। जस्टिन मुस्कुराए और एक कंकड़ पानी में फेंकते हुए बोले, अर्जुन, जानते हो, हम अक्सर रिश्तों को खराब होने से क्यों बचाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि सबके साथ हंसते खेलते रहना ही टीम वर्क है। पर असल में महान लीडर्स के रिश्ते किसी कॉमन हॉबी या एक जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर पर नहीं टिके होते। उनके रिश्तों की बुनियाद होती है अफिलिएशंस बेस्ड ऑन शेयर्ड डेडिकेशन। इसका मतलब है कि हम साथ इसलिए हैं क्योंकि हमारा मकसद एक है, और उस मकसद को पाने के लिए अगर हमें एक दूसरे को कड़वा सच भी बोलना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने मुझे एक नया नजरिया दिया जिसे वो न्यू डेफिनेशन ऑफ लॉयल्टी कहते थे। अक्सर हम सोचते हैं कि वफादारी का मतलब है एक दूसरे की गलतियों को छुपाना या हर बात में साथ देना,
पर वफादारी असल में उस पर्पस या लक्ष्य के प्रति होनी चाहिए जिसे पाने के लिए कंपनी खड़ी की गई है। जस्टिन ने बताया कि एबॉट लैबोरेटरीज के माइल्स व्हाइट ने एक बार अपने सबसे करीबी दोस्त को रिटायर होने के लिए कह दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कंपनी के भविष्य के लिए सही फैसला था। लीडरशिप कभी कभी एक बहुत अकेला सफर हो सकता है, क्योंकि आपको व्यक्तिगत भावनाओं के ऊपर कंपनी के हितों को रखना पड़ता है। अगले दिन जब मैं ऑफिस वापस गया तो मेरा मन वरुण और प्रिया से बात करने के लिए तैयार था। मैंने उन दोनों को एक साथ बुलाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर मैंने खुद से कहा कि मेरा मकसद इन दोनों को खुश करना नहीं, बल्कि उस काम को सफल बनाना है जिसके लिए हम यहां हैं। मैंने उन्हें BIF देने का फैसला किया, यानी ब्लंट इमीडिएट फीडबैक। मैंने वरुण से सीधे कहा, वरुण, तुम्हारी सेल्स की नीतियां प्रिया के काम में रुकावट डाल रही है, और प्रिया, तुम्हारा डेटा वरुण को वक्त पर नहीं मिल रहा है। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया, पर यह वो सन्नाटा था जिसमें हकीकत अपनी जगह बना रही थी। मैंने उन्हें समझाया कि अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट से भागते रहेंगे तो हम कभी उस बेहतरीन नतीजे तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसे हासिल करने का हमने सपना देखा है। सच तो यह है कि रचनात्मक टकराव या कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट से ही सबसे अच्छे समाधान निकलते हैं। जब हम एक दूसरे की कमियों को सामने रखते हैं तो हम एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा रहे होते, बल्कि हम उस पोटेंशियल को बाहर ला रहे होते हैं जो अब तक दबा हुआ था। मुझे हर्षे कंपनी के रिक लेनी की बात याद आई कि एक टीम में जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी का स्तर किसी परिवार से भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहां हम अपनी मर्जी से एक साथ आए हैं और एक दूसरे के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना बेहतरीन काम दें। उस मीटिंग के दौरान वरुण ने पहली बार स्वीकार किया कि वो अपने टारगेट को लेकर इतना दबाव महसूस कर रहा था कि वो बाकी टीम के बारे में सोच ही नहीं पाया। प्रिया ने भी माना कि वो वरुण की कार्यशैली से इतनी चिढ़ गई थी कि उसने जानबूझकर जानकारी देने में देरी की। ये वो पल था जहां ह्यूमिलिटी और पर्पस एक साथ मिल रहे थे। हम अब अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस या अहंकार को पीछे छोड़कर उस बड़े मकसद के लिए झुक रहे थे जिसे पाना हम सबका सामूहिक सपना था। जस्टिन अक्सर कहते थे कि एक लीडर तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो दूसरों को सफल बनाने में आनंद न ढूंढे। मैंने महसूस किया कि जब मैंने वरुण और प्रिया के बीच के उस टर्फ बैटल को खत्म करने की कोशिश की तो मुझे एक अजीब सी संतुष्टि मिली। ये वैसी ही संतुष्टि थी जैसे क्रोगर के डेव डिलन को मिलती थी जब वो जानते थे कि उनका काम लाखों लोगों की जिंदगी को थोड़ा आसान बना रहा है। सबसर्वियंस टू पर्पस का मतलब यही है कि आप खुद को उस मिशन का गुलाम बना देते हैं, और मजे की बात यह है कि इस गुलामी में ही असली आजादी और ताकत छिपी है। धीरे धीरे ऑफिस का माहौल बदलने लगा। अब लोग एक दूसरे को खुश करने के लिए फीडबैक को घुमा फिराकर नहीं देते थे। BIF हमारी टीम की भाषा बन गया था। लोग जानते थे कि अगर उन्हें टोका जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो बुरे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि उन्हें और बेहतर होने का मौका दिया जा रहा है। इस साझा समर्पण ने हमारे बीच एक ऐसा टीम ट्रस्ट पैदा किया जो अब किसी बाहरी संकट से टूटने वाला नहीं था। पर रास्ते में अभी एक और बड़ा रोड़ा था। जब काम का बोझ बढ़ता है तो तनाव के साथ साथ भावनाएं भी उफान मारने लगती है। वरुण और प्रिया की उलझन तो सुलझ गई थी, पर क्या मैं खुद को उन मुश्किल भावनाओं से बचा पाऊंगा जो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के दौरान आती है? क्या मुझमें वो अफेक्ट टॉलरेंस है जिसके बारे में जस्टिन ने बताया था? ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसका सामना मुझे बहुत जल्द करना पड़ने वाला था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस यात्रा में मैं समझ पा रहा था कि लीडरशिप सिर्फ योजनाएं बनाने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को गढ़ने का नाम है। वरुण और प्रिया अब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे, पर क्या ये शांति तूफान के पहले वाली शांति थी, या फिर हमने वाकई उस वर्चुअस साइकिल को शुरू कर दिया था जो हमें असीमित ऊंचाइयों तक ले जा सकता था? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की तपिश में छिपे थे। वरुण और प्रिया के बीच की सुलह के बाद मुझे लगा था
कि अब सब कुछ पटरी पर आ गया है, पर हकीकत कुछ और ही थी। अगले हफ्ते हमारे प्रोजेक्ट में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हम सबकी रातों की नींद उड़ा दी। एक बड़े क्लाइंट ने अचानक अपना बजट आधा कर दिया और ऊपर से मार्केट में मंदी की खबरें तेज हो गई। जब मुझे ये खबर मिली तो मेरे अंदर गुस्से और डर का एक अजीब सा मिलाजुला उफान आया। मुझे लगा कि इतनी मेहनत के बाद भी ये सब क्यों हो रहा है। मन कर रहा था कि किसी पर चिल्लाओ या बस सब छोड़कर भाग जाओ। पर तभी मुझे जस्टिन की वो बात याद आई कि लीडर्स को हर रोज भावनाओं के एक पूरे चक्र से गुजरना पड़ता है। डर, अकेलापन, चेह और कभी कभी तो खुद को बहुत बड़ा समझने का घमंड भी। जस्टिन ने मुझे सिखाया था कि इसे ही अफेक्ट टॉलरेंस कहते हैं, यानी अपनी इन तीव्र प्रतिक्रियाओं को काबू में रखना और उन्हें इस तरह दिशा देना कि वे रुकावट न बने बल्कि संगठन को आगे ले जाने का ईंधन बने। उस दिन जब मैं घर लौट रहा था, मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न था। जस्टिन झील के किनारे उसी बेंच पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मेरी शक्ल देखते ही समझ लिया कि अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने मुझसे कहा, अर्जुन, लीडरशिप कोई ऐसा काम नहीं है जो सिर्फ सुहाने मौसम में किया जाए। असली लीडर वो है जो उन भावनाओं के भंवर में भी डूबता नहीं है। उन्होंने मुझे जिम मैकनल्टी की कहानी सुनाई। जिम को पार्सन्स कॉर्पोरेशन का सीईओ तब बनाया गया जब उनके बॉस की एक विमान दुर्घटना में अचानक मौत हो गई थी। सोचो उस इंसान पर क्या बीती होगी जो सिर्फ 3 महीने से डिवीजन प्रेसिडेंट था और अचानक उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। ऊपर से उसे पता चला कि कंपनी के पास कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं। पर जिम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी घबराहट को किनारे रखा और वो किया जो बिजनेस के लिए सही था। उन्होंने मुश्किल फैसले लिए क्योंकि वे जानते थे कि पैनिक करने से काम नहीं चलेगा। मैंने जस्टिन से पूछा कि ये इतनी शांति आती कहां से है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इसके लिए तुम्हें अपने अहंकार को पहचानना होगा। जब हमें थोड़ी सफलता मिलती है तो हमारे अंदर ग्रैंडियोसिटी यानी खुद को बहुत खास समझने का भाव पैदा होने लगता है। ये एहसास हमें हकीकत से दूर कर देता है। उन्होंने मुझे क्रिस वैन गॉर्डर की एक कहानी सुनाई जो कभी पुलिस अफसर थे। क्रिस ने बताया था कि जब कोई नया पुलिस वाला बैज पहनता है तो उसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है, रेड लाइट भी जंप कर सकता है और कोई उसे टोकने वाला नहीं है। इसे बैज हेवी होना कहते हैं। एक बार उन्होंने भी इसी घमंड में रेड लाइट जंप की और एक बड़े एक्सीडेंट से बाल बाल बचे। वही बैज जो सुरक्षा के लिए था, उनके घमंड की वजह से जानलेवा बन सकता था। ऐसे ही जब एक लीडर को लगता है कि वो अजेय है तो वो अपनी टीम और कंपनी दोनों को खतरे में डाल देता है। जस्टिन की ये बात मेरे दिल पर लगी। मुझे एहसास हुआ कि पिछले कुछ दिनों की छोटी जीत के बाद मैं भी थोड़ा बैज हेवी हो गया था। मुझे लगने लगा था कि मेरे पास सारे जवाब हैं, पर हकीकत ये थी कि मुझे अपनी टीम की और भी ज्यादा जरूरत थी। मैंने जेफरी नाम के एक मैनेजर के बारे में भी सोचा जिसके बारे में जस्टिन ने बताया था। जेफरी बहुत काबिल था, पर वो अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाता था। मीटिंग में जब कोई उसे टोकता तो वो अपनी आंखें घुमाता था, आई रोलिंग, और लोगों को नीचा दिखाता था। उसकी इस चिड़चिड़ाहट की वजह से उसकी टीम उससे डरने लगी थी और कोई उसे सच नहीं बताता था। मैंने तय किया कि मैं जेफरी जैसा नहीं बनूंगा। लीडर की बातों का असर बहुत गहरा होता है, इसलिए उसे अपनी प्रतिक्रियाओं को लेकर बहुत सचेत रहना चाहिए। अगली सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने खुद को शांत किया। मैंने उन भावनाओं को महसूस तो किया, पर उन्हें अपना मालिक नहीं बनने दिया। मैंने टीम की मीटिंग बुलाई और उन्हें सीधे तौर पर हालात बताए। मैंने कहा कि हमारे पास चुनौतियां हैं, पर हमारे पास एक दूसरे का साथ भी है। मैंने रेमंड मिल्चोविच का उदाहरण याद किया, जिन्होंने फॉस्टर व्हीलर कंपनी को दिवालिया होने से बचाया था। उन्होंने 7 दिन काम किया और अपनी टीम को ऊर्जा दी
क्योंकि उन्होंने खुद को उस मुसीबत से अलग नहीं समझा। उन्होंने अपनी कमजोरियों को छुपाया नहीं, बल्कि अपने भरोसेमंद साथियों से बात की। मैंने भी अपनी टीम से कहा कि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर मुझे आप सब पर भरोसा है कि हम मिलकर रास्ता ढूंढ लेंगे। मीटिंग के दौरान एक जूनियर कर्मचारी ने मेरे एक सुझाव पर सवाल उठाया। पहले शायद मैं चिढ़ जाता, पर इस बार मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी। मुझे लगा कि यही तो क्लैरिटी ऑफ थॉट है। मुश्किल वक्त में भी अपने दिमाग को इतना शांत रखना कि आप सही और गलत के बीच फर्क कर सकें। तनाव अक्सर हमारे सोचने की क्षमता को कम कर देता है और हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म चीजों पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है। पर एक सच्चा लीडर वही है जो आज के संकट के पार देख सके और ये सोच सके कि 6 साल बाद कंपनी कहां होगी। मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे मैं अपनी भावनाओं को संतुलित करना सीख रहा था, मेरी टीम भी ज्यादा शांत और फोकस हो रही थी। हम अब उस एड्रेनालाइन का इस्तेमाल डरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए कर रहे थे। जैसे एक कलाकार स्टेज पर जाने से पहले थोड़ा तनाव महसूस करता है, पर वही तनाव उसे बेहतर परफॉर्म करने में मदद करता है, वैसे ही हम भी इस प्रेशर को एक मौके की तरह देखने लगे थे। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस कहानी में मैं अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां मुझे केओस यानी उस भारी अव्यवस्था के बीच व्यवस्था ढूंढनी थी। क्या मैं उन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक नई तस्वीर बना पाऊंगा? क्या मुझमें वो ड्राइव टू सॉल्व द पजल है जिसके बारे में जस्टिन अक्सर बात करते थे? मुझे समझ आ रहा था कि लीडरशिप सिर्फ आदेश देना नहीं है, बल्कि उस अनिश्चितता को गले लगाना है जिससे हर कोई भागता है। मुश्किलें अब मुझे डरा नहीं रही थी, बल्कि मुझे लग रहा था कि हर संकट अपने साथ एक छिपा हुआ मौका लेकर आता है। रात की खामोशी में मैंने अपनी डायरी में लिखा, सच्चा लीडर वो नहीं जो तूफान के रुकने का इंतजार करे, बल्कि वो है जो उस तूफान के बीच अपनी टीम के लिए एक सुरक्षित बंदरगाह बन सके। पर अभी तो पहेली का एक हिस्सा सुलझा था, पूरी तस्वीर देखना अभी बाकी था। अगली सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मार दिया हो। चारों तरफ अफरातफरी थी। हमारे नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में कुछ ऐसी तकनीकी खामियां आ गई थी जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। बोर्ड मीटिंग बस 2 घंटे दूर थी और हर कोई बस एक दूसरे पर चिल्ला रहा था। मेरा सिर फटने को हो रहा था। मुझे लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया है। उस शोर के बीच मुझे अपनी कमेटी का वो डरा हुआ हिस्सा फिर से चिल्लाता हुआ सुनाई दिया, अर्जुन भाग जा यहां से, ये तेरे बस की बात नहीं है। तभी मुझे ओली की वो कहानी याद आई जो जस्टिन ने सुनाई थी। ओली एक बड़ी कंपनी का सीईओ था जो आम दिनों में बहुत शानदार बातें करता था, पर जब उसके सामने एक काल्पनिक संकट, हाइपोथेटिकल क्राइसिस रखा गया तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो एक सीधा सवाल भी हल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि तनाव ने उसकी सोचने की क्षमता को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं इस वक्त शांत नहीं हुआ तो मैं भी ओली की तरह ही इनफेक्चुअल साबित हो जाऊंगा। ये वक्त भागने का नहीं था, बल्कि फाइंडिंग ऑर्डर इन केओस यानी इस अराजकता के बीच व्यवस्था ढूंढने का था। मैं अपने केबिन में गया और 2 मिनट के लिए आंखें बंद की। मुझे जस्टिन के शब्द याद आए कि कॉम्प्लेक्स थिंकिंग का मतलब है उस वक्त भी दिमाग को साफ रखना जब सब कुछ धुंधला हो। उन्होंने सिखाया था कि मुश्किल वक्त में हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम सिर्फ शॉर्ट टर्म के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे आज की मीटिंग कैसे निकलेगी या इस तिमाही के नतीजे क्या होंगे। इसे टिरनी ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स कहते हैं। पर एक सच्चा लीडर वो है जो आज के इस कोलाहल के बीच भी ये देख सके कि 6 महीने या 6 साल बाद हम कहां होंगे। मैंने गहरी सांस ली और महसूस किया कि मेरे शरीर में जो एड्रेनालाइन दौड़ रहा है वो मुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि मेरी फोकस और लूसिडिटी को बढ़ाने के लिए एक ईंधन की तरह है। अगर मैं इसका सही इस्तेमाल करूं तो मैं और भी ज्यादा सटीकता से काम कर पाऊंगा।
मैंने पूरी टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। बाहर जो शोर था उसे कमरे के बाहर ही छोड़ दिया। मैंने उनसे कहा कि हम इस वक्त फायर फाइटिंग नहीं करेंगे, बल्कि इस पहेली को सुलझाएंगे। मुझे केविन शेरर की वो लाइट ब्राइट वाली बात याद आई। उन्होंने अपनी नौकरी की तुलना उस खिलौने से की थी जहां आपको बिखरे हुए रंगीन बल्बों से एक सही आकृति बनानी होती है। मैंने टीम से कहा कि हमारे सामने जो ये डेटा और तकनीकी दिखते हैं, ये बस बिखरे हुए बल्ब है। हमें बस ये देखना है कि इनमें से कौन सा हिस्सा सबसे जरूरी है और कौन सा सिर्फ शोर, इररेलेवेंट है। तनाव अक्सर हमें जरूरी और बेकार की चीजों के बीच फर्क करना भुला देता है, पर हमें उस जाल में नहीं फंसना था। तभी मुझे लगा कि हम ऑफिस में बैठकर जो समाधान निकाल रहे हैं वो शायद अधूरे हैं। मुझे जी लाफले की याद आई, जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल पीजी के सीईओ थे। जब उनका एक डिटर्जेंट ब्राजील में फेल हो रहा था तो वे ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि वे खुद नदी किनारे जाकर उन महिलाओं को कपड़े धोते हुए देख रहे थे। उन्होंने इसे एंथ्रोपोलॉजी कहा था, यानी लोगों को करीब से देखना और समझना। मैंने अपनी टीम के 2 लोगों को लिया और हम सीधे उस स्टोर पर गए जहां हमारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा दिक्कत दे रहा था। हमने ग्राहकों से बातें की, उन्हें देखा कि वे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। मैंने खुद को एक मास्टरफुल लिसनर बनाने की कोशिश की, जैसा जिम ओवेंस ने सिखाया था। उन्होंने कहा था कि लीडर को 90% वक्त सिर्फ सुनना चाहिए। जब आप ध्यान से सुनते और देखते हैं तो वो पहेली खुद ब खुद सुलझने लगती है। वापस ऑफिस आते समय मुझे समझ आ गया था कि दिक्कत तकनीकी नहीं थी, बल्कि हमारे डिजाइन और ग्राहकों की समझ के बीच एक खाली जगह थी। हमने उस कमी को पहचाना और आधे घंटे में एक नया प्लान तैयार किया। बोर्ड मीटिंग में जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे अंदर वो डर नहीं था जो सुबह था। मुझे पता था कि मैंने ऑर्डर फ्रॉम केओस ढूंढ लिया है। मैंने बोर्ड को सिर्फ ये नहीं बताया कि दिक्कत क्या है, बल्कि ये भी बताया कि हमने इसे जड़ से कैसे समझा है। मैंने उन्हें डिक कीजर की बात याद दिलाई कि कभी कभी संकट ही वो सबसे अच्छा औजार होता है जो हमें उन बुनियादी चीजों पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है जो वाकई मायने रखती है। इस संकट ने हमें अपनी कंपनी की कमियों को देखने का एक आईना दिखाया था। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सब बाहर जा रहे थे, मैंने महसूस किया कि ये जो फाइंडिंग ऑर्डर इन केओस की काबिलियत है, ये कोई जादू नहीं है। ये तो एक लर्न्ड एट्रीब्यूट है जो बार बार मुश्किलों का सामना करने से आती है। जैसे जैसे आप इन स्थितियों से गुजरते हैं, आपके दिमाग में रेल रोड ट्रैक्स की तरह आत्मविश्वास की पटरियां बिछ जाती है। अब मुझे ये समझ आ रहा था कि पहेली सुलझाना, सॉल्व द पजल, सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि एक ऐसा जुनून है जो आपको उन चुनौतियों की तरफ खींचता है जिनसे बाकी दुनिया भागती है। मैं अब उस अनसर्टेनिटी के बीच भी खुद को एट होम यानी सहज महसूस कर रहा था। उस शाम जब मैं जस्टिन से मिला तो उन्होंने मेरी आंखों में वो शांति देखी जो सिर्फ उस इंसान की आंखों में होती है जिसने अपनी आंतरिक अराजकता पर जीत पाली हो। मैंने उनसे कहा कि आज मुझे समझ आया कि लीडरशिप सिर्फ आदेश देना नहीं है, बल्कि उस धुंध के पार स्पष्टता, क्लैरिटी देख पाना है। उन्होंने कंधे पर हाथ रखकर कहा, अर्जुन, तुमने आज वो पहेली सुलझा ली जो तुम्हें डरा रही थी। पर याद रखना, ये फ्लाईव्हील अब घूमना शुरू हुआ है। अब तुम्हें इसे रुकने नहीं देना है। तुम्हें इस पूरी सीख को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा, ताकि तुम न सिर्फ खुद को बल्कि अपनी पूरी टीम को उस पोटेंशियल तक ले जा सको जिसका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। अब मैं उस आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा था जहां मुझे यह देखना था कि ये सब कुछ रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म, सबसर्वियंस टू पर्पस और फाइंडिंग ऑर्डर इन केओस मिलकर एक महान लीडर का निर्माण कैसे करते हैं। क्या मैं उस वर्चुअस फ्लाईव्हील को हमेशा के लिए गति दे पाऊंगा? माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की यह कहानी अब अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर थी।
मेरे अंदर का वो कमिटी ऑफ सेल्व्स अब एक सुर में बोल रहा था। मुझे अब कल की चिंता नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि चाहे कितनी भी बड़ी केओस आए, मैं उसमें ऑर्डर ढूंढ ही लूंगा। आज जब मैं अपने केबिन में बैठा उस पुरानी डायरी को देख रहा हूं, तो मुझे यकीन नहीं होता कि ये वही अर्जुन है जो कुछ महीने पहले हर छोटी मुश्किल से घबरा जाता था। हमारे प्रोजेक्ट की वो अफरातफरी अब एक सुनियोजित लय में बदल चुकी थी। पर असली जीत ये नहीं थी कि संकट टल गया था, बल्कि असली जीत ये थी कि अब मेरी टीम का हर सदस्य अपनी पूरी काबिलियत यानी अपने फुल पोटेंशियल को पहचानने लगा था। मैंने महसूस किया कि ये जो बदलाव आया है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये उस वर्चुअस फ्लाईव्हील का नतीजा है जिसे हमने मिलकर गति दी थी। एक बार जब आप मेहनत और अनुशासन से मिलने वाली उस जीत का स्वाद चख लेते हैं, तो फिर ये सिलसिला रुकता नहीं है, ये खुद ब खुद बढ़ता चला जाता है। उस शाम जब मैं आखिरी बार जस्टिन से मिलने उसी पुरानी बेंच पर पहुंचा, तो हवा में एक अलग ही ताजगी थी। मैंने उनसे कहा कि अब मुझे डर नहीं लगता, बल्कि अब मुझे हर नई चुनौती में एक पहेली नजर आती है जिसे सुलझाने में मुझे मजा आता है। जस्टिन ने मेरी तरफ देखा और बोले, अर्जुन, यही तो एक सच्चे लीडर की पहचान है। उन्होंने मुझे फिर से डेव डिलन की याद दिलाई, जिन्होंने क्रोगर में तब एक बहुत साहसी फैसला लिया था जब सब कुछ ठीक चल रहा था। 90 के दशक के अंत में जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी, डिलन ने महसूस किया कि डिस्काउंट स्टोर्स जैसे वॉलमार्ट भविष्य में उनके लिए खतरा बन सकते हैं। उन्होंने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की कीमतों में भारी कटौती की, जिसकी वजह से शेयर बाजार में उनकी कंपनी की वैल्यू आधी रह गई। लोग उन्हें पागल कह रहे थे, पर डिलन को उस केओस के जंगल में स्पष्टता या क्लैरिटी नजर आ रही थी। उन्हें पता था कि अगर आज वे ये कड़वा घूंट नहीं पिएंगे तो कल कंपनी खत्म हो जाएगी। और कुछ सालों बाद उनकी वो दूरदर्शिता यानी प्रेशेंस सही साबित हुई। जस्टिन ने मुझे समझाया कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि इंसान की फितरत या उसका टैलेंट एक स्थिर चीज, फिक्स्ड एंटिटी है, पर असलियत में इंसान की पहचान एक बहती हुई नदी की तरह है जो अपने आसपास के माहौल के साथ मिलकर अपनी शक्ल बदलती रहती है। एक लीडर का सबसे बड़ा काम यही है, एक ऐसा माहौल, कॉन्टेक्स्ट तैयार करना जहां लोगों का सबसे बेहतरीन स्वरूप, बेस्ट सेल्व्स बाहर आ सके। लीडरशिप सिर्फ ऊपर बैठकर हुक्म देना, यूनिडायरेक्शनल इंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाला लेन देन और विकास का चक्र है। जब आप दूसरों के अंदर के उस इनेट थर्स्ट या सीखने की तड़प को जगा देते हैं, तो पूरी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन में एक नई जान आ जाती है। मैंने अपने ऑफिस में भी यही होते देखा। मेरी टीम के वो लोग जो पहले सिर्फ अपनी डेस्क तक सीमित थे, अब वे खुद आकर नए आइडियाज देने लगे थे। उन्हें अब यह समझ आ गया था कि रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म का मतलब सिर्फ उम्मीद करना नहीं, बल्कि उन कड़वे सत्यों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढना है। हमने ये सीख लिया था कि प्रेशर हमें तोड़ता नहीं है, बल्कि वो हमें वो बनने में मदद करता है जो हम असल में हो सकते हैं। आज के इस जटिल और तेज भागती अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमी में जहां हर रोज कुछ नया बदल रहा है, वहां टिकने का यही एक तरीका है, बेटर अंडर प्रेशर होना। जस्टिन ने खड़े होते हुए अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहा, अर्जुन, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुमने उन 3 कैटलिस्ट्स को अपने अंदर बसा लिया है। हकीकत को देखने की हिम्मत, रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म, एक बड़े मकसद के लिए खुद को समर्पित करना, सबसर्वियंस टू पर्पस, और अराजकता में रास्ता ढूंढना, फाइंडिंग ऑर्डर इन केओस। ये तीनों सिर्फ लीडरशिप के सिद्धांत नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि हम सब एक कमिटी ऑफ सेल्व्स हैं, और अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी टीम के हर सदस्य की उस कमेटी के सबसे बहादुर और काबिल हिस्से को हमेशा बोलने का मौका दूं। जब मैं वहां से चलने लगा तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। जस्टिन अंधेरे में कहीं ओझल हो रहे थे, पर उनकी बातें मेरे अंदर मशाल की तरह जल रही थी।
मुझे अब समझ आ गया था कि जिंदगी में कभी काम सीज या शांत लहरें नहीं आने वाली, और नहीं हमें उनकी जरूरत है। हमें तो बस उस तूफानी समंदर में अपनी पतवार को मजबूती से थामना सीखना था। अब जब भी कोई बड़ी मुश्किल आती है तो मैं घबराता नहीं हूं। मैं अपनी डायरी उठाता हूं, गहरी सांस लेता हूं और उस पजल को सुलझाने में जुट जाता हूं। मुझे पता है कि मेरा पोटेंशियल और मेरी टीम का पोटेंशियल असीमित है, बस उसे हर रोज थोड़ा और तराशने की जरूरत है। आज की ये कहानी यहां रुकती है, पर मेरा और आपका ये सफर तो अभी शुरू हुआ है। याद रखिएगा, आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप एक बड़ी कंपनी चला रहे हो या अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। आपके अंदर वो सेंस ऑफ एजेंसी है जो आपकी दुनिया को बदल सकती है। बस अपने अंदर की उस आवाज को सुनिए जो आपसे कहती है कि आप इस दबाव के बीच और भी निखर सकते हैं। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके अंदर भी उस वर्चुअस फ्लाईव्हील को थोड़ी गति दी होगी। अगली बार जब भी जिंदगी आप पर प्रेशर डाले तो याद रखिएगा, आप सिर्फ डूबने से बचने के लिए नहीं बने हैं, आप तो इन लहरों पर राज करने के लिए बने हैं। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए और अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहिए। अलविदा, और हमेशा याद रखिए कि आप दबाव में और भी बेटर अंडर प्रेशर हो सकते हैं।